हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग बेटा जब भी वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें भी पढ़ाने के लिए कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं या आप हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो हमें अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें भी मोटिवेट करें जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए, एल्काइल हैलाइड्स के हम पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है कि जो क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं या जो एल्काइल क्लोराइड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्काइल ब्रोमाइड से, और एल्काइल आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बेटा ये, आर अगर सेम है, हम ये बात तब कर रहे हैं जब आर सेम है, अल्काइल ग्रुप अगर सेम है और हेलोजन आपने चेंज करा है ना, तो जैसे जैसे हेलोजन का मोलर मास बढ़ता जाएगा, मोलर मास इंक्रीज होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं वहां पे आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको वहां चेक करना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई पोलैरिटी नहीं दिख रही है बॉन्ड में या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहां नहीं दिख रहा है तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को ध्यान रखकर ही हम बॉइलिंग पॉइंट को निकालते हैं। मतलब ये जो तीनों फोर्सेज हैं वो बॉइलिंग पॉइंट को बहुत मेजरली इफेक्ट करती हैं, राइट। अगली चीज है आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। अब अगर आपका हेलोजन तो सेम है, कार्बन नंबर भी सेम है, मान लो आपने 4 कार्बन की एक चेन ली है ना, अब वो 4 कार्बन की चेन नॉर्मल चेन भी हो सकती है, आइसो भी हो सकती है, नियो भी हो सकती है। सॉरी, 5 कार्बन की अगर आपने चेन ली तो वो क्या हो सकती है, ये मैंने यहाँ पर गलत बना दिया, 5 कार्बन बना दिए। एक काम करती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हम सेम रखेंगे है ना, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे एक एक चीज का। तो ये देखिए, मैंने 5 कार्बन का एक एग्जांपल लिया, तो 5 कार्बन की चेन 3 तरह से हो सकती है, नॉर्मल, आइसो और नियो। अब तो इनके जो एल्काइल हैलाइड होंगे, जो डेरिवेटिव होंगे, वो 3 तरह के हो सकते हैं, राइट। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर किया गया तो क्या ऑर्डर आएगा? देखिए, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, पॉइंट नोट करेंगे, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है कंपाउंड के अंदर, ब्रांचिंग अगर कंपाउंड के अंदर हो रही है तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। तो यहां देखते हैं, ये एक नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड है, ये आइसोपेंटाइल क्लोराइड है, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है। यहाँ पर 2 चेन है, यहाँ पर एक ही ब्रांचिंग है और यहाँ पर एक नॉर्मल चेन है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, नियो का होगा, ठीक है। पहले आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, हेलोजन एटम का टाइप भी सेम है, तब आप क्या देखेंगे, ब्रांचिंग चेक करेंगे। अगली चीज देखते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या देख रहे हो आप, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, अल्काइल हेलोजन एटम सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलर मास पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखा था ना आपने, हेलोजन एटम आपने बड़े वाला लिया था है ना, बड़े साइज का लिया था, यहाँ पर मोलर मास भी बढ़ रहा था और यहाँ पे साइज भी फैक्टर है बेटा, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वॉन द वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस।
क्लियर हो गई? पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, वॉन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर आपने कहा कि कार्बन सेम है, टाइप ऑफ हेलोजन भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब अगर हेलोजन सेम है, हेलोजन एटम आपका Cl लिया मैंने एग्जांपल में, या Br ले लो या आप I ले लो, लेकिन कार्बन नंबर बढ़ा रहे हो तो मोलर मास बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगला केस देखते हैं। अगर आप कार्बन नंबर तो सेम करें लेकिन हेलोजन एटम बढ़ाने लग जाए तो तब भी तो यही होगा ना बेटा। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ही बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो CCl4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होता है। अब एक स्टार वाला पॉइंट नोट करेंगे, हेलो एल्केन्स और एल्केन का अगर हम कंपैरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन शर्त ये होगी कि दोनों कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के होंगे। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है और फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, देखो मोलर मास इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, लेकिन अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है और तब इनका मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा क्या होता है? ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू एल्केन। मैंने यहाँ गलत लिख दिया क्या? हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? हेलो एल्केन के अंदर आती है पोलैरिटी। पोलैरिटी समझते हैं ना, बताया है ना मैंने आपको, भाई ये RX है, ये RR है, दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो पोलैरिटी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसे ही हम पोलैरिटी कहते हैं। बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होने की वजह से पोल बन गया, ठीक है, पोलर बन गए। वहां पे जो ये जो अल्काइल हैलाइड के जो वो है मॉलिक्यूल है वो कैसे है नेचर में? पोलर है। तो पोल का पोल के साथ क्या हो जाएगा बेटा? पोल का पोल के साथ क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ गया यहाँ पे, डाइपोलर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन इज ग्रेटर देन द एल्केन्स। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा? डाइपोलर इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने सारी बात करी बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी? एल्काइल हैलाइड की। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व होना, राइट। देखो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में तो हमारे पास, फिजिकल में तो सॉरी हमारे पास पूरा चैप्टर है। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, और भी टीचर्स आपको इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे पर्सनल चैनल पर भी जाकर उससे रिलेटेड सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है उसका नाम है लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर अनुपम सिंह। आप गूगल पर अगर टाइप करेंगे मेरा नाम लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर अनुपम सिंह डालेंगे तो वहाँ पे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इवन आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप बोर्ड के लिए कुछ भी चाहते हैं स्पेशल, कोई PYQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सब कंटेंट आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए वापस आते हैं अपने सॉल्युबिलिटी पर, देखते हैं अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। देखो जो अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं इनसॉल्युबल? बिकॉज ये ना एबल नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये नहीं कर पाते, इस वजह से क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन के अंदर, जैसे कि टॉलिन के अंदर, इन सब के अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं अल्काइल हैलाइड। अच्छा अभी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में एक चीज रह गई डेंसिटी, वो भी यहीं कवर कर लेते हैं। मैं ये हटा देती हूँ, है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, इसको हटा देते हैं। चलिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी को D से शो किया जाता है और ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ये मोलर मास हो सकता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है बेटा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर होना चाहिए,
RCl, सॉरी RI सबसे ज्यादा डेंसर होना चाहिए। RI सबसे ज्यादा डेंसर होता है, क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के, और इसका मास क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है, डेंसिटी इंक्रीज विद एटॉमिक मास। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, जो एल्काइल क्लोराइड होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है जनरली ये लाइटर होते हैं वाटर से, ठीक है। वाटर की डेंसिटी इनसे क्या होती है? ज्यादा होती है एल्काइल क्लोराइड की। लेकिन जो कि पॉलीक्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि CH3 हो गया, CH2Cl2 हो गया, CCl4 हो गया, जो पॉलीहेलाइड्स हैं, पॉलीक्लोराइड्स हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है वाटर से। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर आपको CH3Cl दे दिया, उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, है ना, कम है वाटर से उसकी डेंसिटी, इसका मतलब वाटर पर फ्लोट करेगा। लेकिन जो पॉलीक्लोराइड है, जैसे जैसे Cl बढ़ता जाएगा डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। क्लियर हो गया आपको? एल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड की। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले वही बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देख रहे हैं मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है ना, कोई मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहने वाला है। यानी कि अगर आयोडो कंपाउंड हो, ब्रोमो कंपाउंड हो और क्लोरो कंपाउंड हो, तो उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडो का होगा। रीजन वही है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, साइज भी बड़ा होता है आई का, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर डाईहेलोजन डेरिवेटिव हो तब क्या होगा? तो डाईहेलोजन डेरिवेटिव के केस में अगर बॉइलिंग पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो बेटा वो लगभग सेम होता है ना, वो लगभग तीनों का सेम होता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा का। मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है, तो क्या हमें वैल्यू याद करनी है? कर लो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ याद करने का, कि आप इसको कैसे याद करेंगे। आपने ओपीएम का नाम सुना है? ओपीएम है ना, ओपीएम का नाम सुना है? क्या होता है ओपीएम? जिसको पॉपी, जिससे मिलते हैं हमें पॉपी सीड्स मिलते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आपको याद हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर है बेटा वो ओपीएम है, इसका जो ऑर्डर है ओपीएम है। यानी कि ऑर्थो, आप देखो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, देन फिर पैरा का है, वैसे स्लाइटली सेम है सबका, और फिर थर्ड पे आ रहा है आपका मेटा। तो अगर आपने ओपीएम का नाम सुना है, ओपीएम जिससे पॉपी मिलता है, ओपीएम की जो खेती होती है, हाँ जी, अफीम की खेती, हिंदी का नाम याद आ गया, अफीम की खेती, अफीम तो सुना होगा, है ना, तो उसको इंग्लिश में बेटा ओपीएम कहते हैं, और ओपीएम से आप याद कर सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तो ना लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर तो नहीं, इससे पहले वाले साल में बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, है ना, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका जब सबसे ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है यहाँ पे पैरा डेरिवेटिव का। क्यों होता है? इसका रीजन भी आपसे पूछता है। तो रीजन इसका ये है बेटा कि जो ये पैरा है ये कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल देखो बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। आप इसको डिवाइड करेंगे, इसमें सिमेट्री है ना, सिमेट्रिक होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। ड्यू टू इट्स सिमेट्री, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिक नेचर, इट फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांगली। तो जब ये स्ट्रांगली फिट हो गया तो इसको मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। और जो पैरा है और जो जो ऑर्थो है और मेटा है उसका क्या होगा बेटा? कम होगा। अब इसको भी याद करने में, मेटा आपको पैरा तो याद हो गया, तो पैरा तो सबसे पहले आता है ना, पैरा सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है ऑर्थो, और उसके बाद आता है मेटा, POM, राइट। पोम कहते हैं आजकल पोएम नहीं कहते हैं, आजकल क्या कहते हैं? पोम कहते हैं। बट इन माय व्यूज जो करेक्ट वर्ड है वो पोएम है। बाकी सब इंग्लिश वाले जाने कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो मैं तो पोएम ही बोलती हूँ, पर आप जैसे जो
है ना, न्यू जनरेशन के बच्चे वो तो पोम बोलते हैं ना, तो पोम से आप याद कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट को, और ओपीएम से आप याद कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को। लेकिन ये कहाँ पर है ये ऑर्डर? डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो ये बात कर ली हमने बॉइलिंग पॉइंट की, हमने बात कर ली मेल्टिंग पॉइंट की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में कुछ खास है नहीं, आपको पता है कि भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये इसके बस की करना है नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ये नहीं करेगा तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो वाटर के अंदर क्या है? ये इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल किसके अंदर है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है तो उसमें ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी 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 में क्या होगा? ऑब्वियसली डेंसिटी में जैसे जैसे हेलोजन लगते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आप बड़े वाला हेलोजन ले रहे हो यानी कि आइडो ले रहे हो तो आइडो की डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। आइडो कंपाउंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, क्योंकि डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। और एक चीज और बताती चलूं कि ये सारे के सारे डेंसर होते हैं वाटर से, है ना, सारे के सारे हैवियर होते हैं। दीज ऑल आर हैवियर देन वाटर, है ना। वहां पर तो क्या था? याद करो क्या बताया था? एल्काइल हैलाइड में क्या बताया था? जो एल्काइल क्लोराइड है वो वाटर से हल्का है ना। पॉलीक्लोराइड जरूर वाटर से भारी है, लेकिन जो एल्काइल क्लोराइड है वाटर से हल्का है। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड वाटर से भारी हैं, लेकिन हेलोएरीन के केस में सारे के सारे वाटर से हैवी होते हैं। तो चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है C5H11Cl, ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है हमें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और इसने कहा है विच आइसोमर हैज, इसका कौन सा आइसोमर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और कौन से आइसोमर का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक्चुअली शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन, आपको समझना है इसलिए बता रही हूँ कि इसके कौन से आपको बताना है आइसोमर जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा और कौन से आइसोमर का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो ये तो समझ में आ रहा है कि ये 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड कैसा है हमारा? कैसा है हमारा भाई? एल्केन का डेरिवेटिव है ना, हेलो एल्केन है, इसमें कोई डबल डबल बॉन्ड नहीं है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब आप इस वाले, ये जनरल फॉर्मूला है ना एल्काइल हैलाइड का, इस जनरल फॉर्मूले में इसको देखते हो तो क्या होता है? 5 2 जा 10 और 1 11 और एक एक्स Cl फॉलो कर रहा है, तो हेलो एल्केन है हमारा। ये 5 कार्बन वाला है यानी कि पेंटेन वाला है ना, पेंटाइल क्लोराइड है। अब इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा और लोवेस्ट? हमें पता है कि 5 कार्बन में एक जो सबसे ज्यादा जो चेन बनेगी, एक तो नॉर्मल चेन बनेगी, एक आइसो बनेगी और एक क्या बनेगी? नियो बनेगी, ठीक है, टाइप ऑफ चेन ये होने वाली है। तो जो नॉर्मल चेन होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 1 2 3 4 5 वो सबसे ज्यादा होता है, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कौन सा होगा? ये होगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है ना। जो एन पेंटाइल क्लोराइड है वो कैसा होगा? आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है वो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका आइसोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्लोरोफॉर्म इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो इट इज पोलर। जो क्लोरोफॉर्म होता है पोलर होता है नेचर में। यस पोलर होता है ये नेचर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एक एटम जुड़ा हुआ, 3 एटम जुड़े हुए, 3 एटम जुड़े हुए, तो ये पोलर है नेचर में। लेकिन फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो जो हमने ये पढ़ा है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो पोलर वाले पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो भाई वाटर भी पोलर है और क्लोरोफॉर्म भी पोलर है, तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ये क्लोरोफॉर्म है ये क्या करता है? ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर। अरे वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के लिए केवल यही एक फैक्टर तो नहीं चलता ना कि भाई पोलैरिटी होनी चाहिए। पोलर होने के साथ साथ पोलर बनने के बाद वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाना है। उसको क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। दैट्स वाई क्या होगा? ये इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये कंपाउंड हमें दे रखे हैं, इसको पहला कर लो, इसको दूसरा कर लो। पहली सीरीज में हमें कहा है ब्रोमोइथेन दिया है, ब्रोमोफॉर्म दिया है, क्लोरोमीथेन दिया है और डाइब्रोमोमीथेन दिया है। एक बार फटाफट से इनके एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन है, ये ब्रोमोमीथेन होगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, ये ब्रोमोमीथेन ही था। लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन में बेटा ब्रोमोमीथेन ही दे रखा है, ये ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब मीथेन में Br लगाना है। ब्रोमोमीथेन लिख लिया मैंने। ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं ना, थोड़ा नीचे से अच्छे से दिखाई नहीं देता। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। देखो भाई, बोर्ड हमारा छोटा, ऊपर से हमारे पास है व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे स्लाइड्स तो बन नहीं सकती कि हम आगे आगे कर लें। एक को हटा के सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है एक्चुअली, यहाँ पे बार बार एक को हटा के दूसरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो ब्रोमोमीथेन है हमारा CH3Br। दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखते हो ऐसे ही ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। फिर का क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन में मीथेन के अंदर मतलब मिथाइल और साथ में क्लोरो। और फिर का है डाइब्रोमोमीथेन। अच्छा, मीथेन है, एक कार्बन है और 2 Br है, ये हमारे पास कंपाउंड है। और हमसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सबसे पहले चेक करो कार्बन एटम सब में कितने, सब में एक एक कार्बन है, तो चलो कार्बन की समस्या तो खत्म हुई, है ना। कार्बन तो सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो कार्बन तो सेम है। हेलोजन एटम चेक करते हैं। हेलोजन एटम इन तीनों में Br है और इसमें Cl है, और Cl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है, Br का ज्यादा होता है। तो Br वाले तो सारे के सारे इससे बड़े ही होंगे, Br वाले तो सारे के सारे इससे बड़े होंगे। और इसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे कम वाले को लिखना है, तो सबसे कम वाला कौन है, CH3Cl आएगा सबसे पहले। उसके बाद इन तीनों में कौन आएगा, 1 Br, 2 Br, 3 Br। और हमने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे एटम बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, मोलर मास बढ़ता जाता है। तो अब कौन आ जाएगा, CH3Br आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, CH2Br2 आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, CHBr3 आ जाएगा। यानी कि नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया ना हमने। तो नंबर 1 किसे दिया हमने, CHBr3 को, ये नंबर 1 है। यहाँ भी कर देती हूँ ना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन आया हमारा 3 पर, क्लोरोमीथेन तो 4 पर आया है, और ये हमारा आया 2 पर। राइट, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन चेक करें, अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका। 1 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दे रखा है, 1 क्लोरोब्यूटेन दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। चलो जी, पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। वैसे तो आप हो अच्छे बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, थोड़ा सा टाइम को गंवाए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी थोड़ी सी कोशिश किया करो। बेटा यहाँ पे दिख रहा है प्रॉप 3 कार्बन, यहाँ दिख रहा है प्रॉप 3 कार्बन, यहाँ दिख रहा है ब्यूट 4 कार्बन, और 1 क्लोरो क्लोरो, क्लोरीन एक ही है, ठीक है। कार्बन नंबर भी क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर चेंज हो रहे हैं, इसमें 3 3 और इसमें 4 है, तो 4 वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको सबसे आगे लिख लूँ, 1 क्लोरोब्यूटेन को, इसको लिख लेते हैं सबसे आगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब इन दोनों को चेक करो, ये एक नॉर्मल चेन है, ये एक नॉर्मल चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और ये कैसी चेन है, आइसो चेन है, आइसोप्रोपाइल। और क्या बताया था आपको, ब्रांचिंग होने पर जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, कार्बन प्रॉप प्रॉप, है ना, पहले तो आप ज्यादा कार्बन वाले को ले जाओ, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो उसका हो गया। अब जब सेम कार्बन है तो चेन देखो, चेन चेक करो, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है लेकिन ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग होने पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स आइसो चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, आइसो का कम होगा। दिस विल बी द ऑर्डर, दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। तो ये हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा देर मत करना, इसको फटाफट से लाइक करो। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।